हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। 15,000 एमसीक्यू की सीरीज में आज हम लोग मेडुअल हिस्ट्री अभी देख रहे हैं। मेडुअल हिस्ट्री में जो आज हमारा टॉपिक रहेगा, पहले टॉपिक देख लेते हैं। आपकी दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुकी है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत कभी भी ध्यान देना, कभी भी कोई एक बड़ी डायनेस्टी कमज़ोर होती है या ख़त्म होती है तो कई छोटे छोटे डायनेस्टीज़ सामने आके दिखने लगती हैं। इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत के बाद से देखेंगे कि उत्तर भारत और दक्कन के बेल्ट पे कुछ प्रांतीय राजवंशों का उदय होता है। खासतौर पे उत्तर भारत में आप कश्मीर वाले बेल्ट में देखेंगे जो आपको नॉर्मली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जौनपुर में सरकी डायनेस्टी रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। दक्कन वाले बेल्ट में जाते तो आपके पास बहमनी, ठीक है, फिर बीजापुर, ऐसे अहमदनगर, ऐसे बहुत सारे डायनेस्टीज़ मिलना स्टार्ट होती हैं। तो उन्हीं डायनेस्टीज़ के बारे में कुछ सिंपल फैक्ट्स आते हैं। पहली बात, स्थापना किसने की या इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उत्तर भारत और दक्कन वाले बेल्ट के जो राजवंश है उनको खत्म करते हैं। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही क्या है कि कश्मीर के एक शासक के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है कि वो कश्मीर का कौन सा शासक था जिसने जजिया और गौहत्या दोनों को समाप्त किया था। देखो, था तो ये कि इस्लामिक शासक एक मुसलमान था, ठीक है। इस्लामिक डायनेस्टी आ चुकी थी इस ड्यूरेशन में कश्मीर में। नाम उनका था जैनुल आबदीन। देखो, जैनुल आबदीन तुलनात्मक दृष्टि से कहा जाता है कि धार्मिक रूप से एक सहिष्णु शासक था। यही रीज़न है कि इनकी तुलना अकबर से कर दी जाती है, जबकि अकबर बाद में आते हैं। सच्चाई तो ये रहती है कि अगर अकबर की तुलना जैनुल आबदीन से की जाए, लेकिन ठीक है, वो बात वही है कि इतिहास कब बड़ा लिखा जाता है, तो इतिहास बड़ा अकबर के ड्यूरेशन में लिखा गया, इसके लिए इनकी तुलना अकबर से कर दी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके आ जाएगा जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन कहाँ से के शासक थे? तो कश्मीर के शासक थे, ध्यान रखना है, ठीक है। और शासक बन जाते इन्होंने महाभारत, दशावतार, राजतरंगिणी किसकी है आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देता हूँ कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है। तो इन सबका उन्होंने फारसी ट्रांसलेशन भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जजिया और गौहत्या को समाप्त किसने किया, तो जैनुल आबदीन ने किया था। अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। जैनुल आबदीन का यहाँ पे एक नाम पूछा है कि शाही खां उनका नाम था। जैसे जब लोग पहले किसी और नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब गद्दी पे बैठते हैं तो अपना दूसरा नाम रख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो जौनपुर नगर की स्थापना तुगलकों के द्वारा की गई थी। पहली बात तो क्लियर। तो जैसे ही पहली बात आपको क्लियर होगा कि भाई तुगलकों के द्वारा की गई थी, तो दो स्टेटमेंट तो तुरंत गलत हो जाएगा। दो ऑप्शंस गए, सॉरी फिरोज शाह क्यों कटेगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, वो था अकबर वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब एक चीज समझो, जौना खां की मेमोरी में, ध्यान देना, जौना खां की स्मृति में क्या हुआ था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्टेब्लिश किया था। तो कभी भी क्वेश्चन को करते समय ध्यान रखना है कि पहली बात कि जॉन, यहाँ पे क्या बोला कि किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था, ना कि किसके द्वारा स्थापित किया गया। इस चीज को क्लियर दिमाग रखना। यहाँ पे चूंकि डाउट अक्सर बना रहता है कि लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तो गलत करके निकल जाएंगे। तो याद में किसकी, तो याद में, ठीक है, देखो बना ताजमहल ने, तो जौनपुर नगर की स्थापना बना है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जौना खां की याद में। तो निकनेम कभी भी पूछ सकता है। यहाँ पे देखो, इनका नाम था जौना खां, ऊपर वाले भाई साहब का नाम है शाही खां, ठीक है। तो निकनेम को कभी भी मैच कराने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक हमको पता है कि वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए जाना जाने वाला एक शासक है। एफएसटी के बारे में, अब चलो एफएसटी के मुझे कम से कम 3-4 बातें बता दो। अभी हम लोग जस्ट एफएसटी पढ़े हैं, तो एफएसटी के बारे में 3-4 इंपॉर्टेंट बात कि भाई इसने ये खोला था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, ठीक। इसके बाद से आप बताओ कि अगला, चलो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट ये बताओ, जैसे जौनपुर नगर जब स्थापना होती है तो हमको पता है कि जौनपुर में एक डायनेस्टी आती है, सरकी डायनेस्टी। सरकी डायनेस्टी के बारे में आगे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। हम देखेंगे कि भारत का सिराज इसको कहा जाता है। सरकी आगे चल के जौनपुर शिक्षा का एक केंद्र बनती है। तो सरकी वंश तो यहाँ पे आती है। सरकी वंश की न्यू किसने रखी, क्वेश्चन मार्क, कई बार क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बस जस्ट 2-3 मिनट में सेम क्वेश्चन आ भी जाएगा। स्क्रीन पे वैसे दिख भी रहा है, मैं देख लिया हूँ, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे दिख भी रहा है, मलिक सरवर, ठीक है। मलिक सरवर ने यहाँ पे इसकी स्वतंत्र न्यू रखी थी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सरकी डायनेस्टी की न्यू किसने रखी है, मलिक सरवर ने रखी है। अब बताओ, लोदियों के ड्यूरेशन में सरकी डायनेस्टी खत्म हो गई है, यानी सरकी डायनेस्टी का पतन हो जाता है लोदियों के ड्यूरेशन में। अब बता दो वो कौन सा लोदी शासक था जिसने सरकी डायनेस्टी का पतन किया और पतन करके दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। नेक्स्ट आएंगे। अब देखो यहाँ पे कि किसने स्थापना की। स्टार वाले जो क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स, वो रिसेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी एग्जाम में, वो ये नॉर्मली वो क्वेश्चन है। तो एफएसटी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो दिमाग रखना है। आगे कह रहा है कि निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है। तो देखो, भारत का सिराज जिसे कहा जाता है वो जौनपुर है।
जौनपुर में पहले हमने पता चल लिया कि भाई क्या सरकी डायनेस्टी की नींव पड़ी थी, मलिक सरवर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सरकी डायनेस्टी का एक शासक था जिसका नाम था इब्राहिम शाह सरकी। सरकी टाइटल था, तो इसके लिए ये लोग टाइटल सरकी लगाते थे। इब्राहिम शाह, दिमाग में रखना है कि ये एजुकेशन और आर्ट दोनों में प्रवीण माना जाता है। इसके ड्यूरेशन में जौनपुर ने विद्या और कला दोनों ही क्षेत्रों में उत्कीर्ण, हम लोग कह सकते हैं, या अच्छी खासी प्रगति की। इसके ड्यूरेशन में जो कला का विकास होता है, जिसको हम लोग जौनपुर कला के नाम से जानते हैं, बेसिकली वो ज़्यादा फेमस हुई सरकी शैली के नाम से फेमस होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया कि सरकी शैली का विकास किस समय हुआ, तो सरकी शैली का विकास इब्राहिम शाह सरकी के ड्यूरेशन में होता है। ठीक है, ये नॉर्मली आर्किटेक्चर की एक शैली थी, वास्तुकला की एक शैली थी। इसमें जो नॉर्मली जो मीनार थे, मतलब मीनार वगैरह बनाए जाते थे, इसमें हिंदू आर्ट था उसकी भी झलक देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट आओगे अगर आप लोग जौनपुर राज्य का अंतिम शासक, यही तो मैंने पूछा भी था ऊपर क्वेश्चन कि भाई जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, लेकिन ये ना पूछ के मैंने लोधी वाला पूछा था। तो देखो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। ठीक है, नाम क्या उनका, हुसैन शाह। अब देखिए वो इनको हराया किसने, तो इनको हराया है बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने। अब यहीं से बहलोल लोधी का नाम आ गया, तो आगे बताओ कि आगरा की स्थापना किसने की। जौनपुर नगर तो हमने देख लिया, अब बताओ आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन बता दो। तो ये लोधी डायनेस्टी का एक शासक था बहलोल लोधी, जो हुसैन शाह को हराता है और अंतिम रूप से जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लेता है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आगरा की नींव किसने रखी। आगरा क्वेश्चन मार्क, भैया आगरा की नींव किसने रखी, ये अगला क्वेश्चन है जिसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक, अब यहां पे कुछ शासकों के नाम है, उनसे संबंधित राज्य का नाम है। बोल रहा है कि भैया एक ऐसा राज्य है जिसका शासक गलत मिला हुआ है, बता दो उसका नाम। यहाँ पे जो राज्यों का नाम है उसमें मेवाड़ का नाम लिखा है, मारवाड़ का नाम लिखा है, खानदेश का नाम लिखा है, मालवा का नाम लिखा है। ये दक्कन वाले बेल्ट पे पड़ने वाले राज्य है। अब देखो इसमें अभी जस्ट हमने मलिक सरवर का नाम पढ़ा है, तुरंत के तुरंत पढ़ रहे हैं मलिक सरवर का नाम। मलिक सरवर के बारे में दिमाग रखना, ख्वाजा जहां इनकी टाइटल थी, ध्यान रहे हैं। मलिक सरवर क्या थे, मलिक सरवर इन्होंने सरकी डायनेस्टी की नींव रखी है जौनपुर में, सरकी वंश का नींव रखा है जौनपुर में, और मैच किससे कराया इसको, मालवा से। तो तुरंत पढ़े हैं और इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। बाकी का याद रखना है, जो राजा हमीर है, ठीक है, हठी हमीर, ये एक गाना चलता भी है, तो उसको आप मैच कराना है मेवाड़ से। ठीक है, राणा चुंडा का मैच कराना आपके मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी आपके खानदेश से है। नेक्स्ट देखेंगे, दक्कन की बेल्ट में जो बड़े बड़े एम्पायर्स आते हैं उनमें एक नाम है बहमनी का। बहमनी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब देखो बहमनी राज्य के बारे में अगर बेसिक इंट्रो देखोगे तो पेपर में तो एक दो क्वेश्चन 2 बार मेंस में पूछा हुआ है कि भैया बहमनी राज्य की नींव कब रखी गई। ठीक है, तो याद करने का तरीका 1947 से याद करना 1347, यानी आज़ादी के नेट 600 साल पहले बहमनी राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, और होता क्या है, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी को हम लोग किस लिए जानते हैं कि भैया इसने डिसीजंस बहुत बढ़िया बढ़िया लिए, लेकिन कोई भी डिसीजन इसका सही नहीं हो पाया। तो जब एमबीटी कमजोर पड़ता है, जब एमबीटी का दौर डिक्लाइन करता है, उसी समय बहमनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है और बहमनी राज्य की स्थापना होती है। किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका नाम था जफर खां। जफर खां के द्वारा किया जाता है। जफर खां को हम लोग हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब देखो जब ये गद्दी पड़ेगा, जब ये गद्दी पे आएगा तो ये हसन गंगू के नाम से नहीं आएगा, क्योंकि नाम में ही मजाक टाइप का लग रहा है और राजा मजाकिया थोड़ी बनेगा। नाम क्या लेता है इसने, अलाउद्दीन, जिसने अलाउद्दीन हमको पता है, देखो अलाउद्दीन हसन बहमन, बहमन चूंकि बहमनी राज थी तो बहमनी राज से इसने बहमन शाह के टाइटल पकड़ता है, तो इसका नाम बनता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इस टाइटल से 1347 में क्या करेगा, गद्दी पे बैठ जाएगा। तो बहमनी राज्य के बारे में एक चीज दिमाग रखना है, फिर से क्लियर याद करने का, 600 ईयर पहले, देश की आज़ादी के 600 साल पहले बहमनी राज्य की नींव पड़ी थी। किसने, हसन गंगू ने, जफर खां के द्वारा इसकी नींव डाली गई थी। ठीक, ये क्लियर बात आ गई। अच्छा, बहमनी की जो कैपिटल थी इसका नाम था गुलबर्गा, देखना गुलबर्गा। ओके, तो ये कैपिटल थी गुलबर्गा। अभी कैपिटल के बारे में आगे क्वेश्चंस खूब आते ही रहे। ठीक है, हाल ही में क्वेश्चन ये पूछा था तो छोड़ दो इसको। अब एक चीज समझो, यहां पे कुछ डायनेस्टीज के नाम है, उन डायनेस्टीज का दक्कन के किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि अब छोटी छोटी डायनेस्टीज आना स्टार्ट हो गई हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा आदिल शाही डायनेस्टी, कुतुब शाही डायनेस्टी, निजाम शाही डायनेस्टी,
सरकी, तो सरकी तो पहले मिला दो भैया तुरंत जौनपुर से, डी का 4। एक से आंसर नहीं आ रहा है, कोई नहीं, एक से आंसर ना आए। देखो कुतुब मीनार कैसे, ऐसे भाई ऐसे कुतुब मीनार है, कितने मंजिला है हमको होता है 5 मंजिला है ये, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, आगे इल्तुतमिश के द्वारा इसको बढ़ाया गया 4 मंजिले तक, बाद में चौथा मंजिला छीड़ जाता है, गिर जाता है। इसके चौथे और पांचवें मंजिले का पुनर्निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क। इसको 5 मंजिला किसने बनाया, कुतुब मीनार को 5 मंजिला कौन बनवाता है। एक अगला होमवर्क ले लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। अब देखो कभी भी कुतुब मीनार को अगर एक छोटे छोटे पीस में हम लोग काटे ऐसे, तो क्या होगा, वो गोल शेप में जाएगा। अगर कुतुब मीनार देखोगे तो गोल शेप में आएगा। तो उसी तरीके से बात करना कि कुतुब शाही का हो गया गोलकुंडा, बी का क्या हो गया 3 हो गया, बी का 3 मैच कराओ, बी का 3 यहाँ पे, बी का 3 यहाँ पे, आंसर मैच गया, ठीक है, क्लियर। इसका आंसर मैच कर गया। अब हम देखते हैं डी हो गया, तो ई का क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा 2, यानी आदिल शाही, आदिल शाही हो गया आपका बीजापुर, और आपका जो बचा निजाम शाही, निजाम शाही हो गया आपका अहमदनगर, ठीक है, क्लियर बात। एक तो कुतुब मीनार यहाँ से हम लोग तैयार कर लिए, कुतुब मीनार के सारे फैक्ट्स दोबारा रिवीजन कर जाना, ऑलरेडी पिछली क्लासेस में कराई गई हैं, और अभी बेसिक एक इंट्रो दिया गया है, उसको होमवर्क को आप लोग कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने किताबे नौरस नामक पुस्तक की स्थापना की थी। अब एक चीज समझो, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बीजापुर का जो शासक था, आदिल शाह से दिमाग रखना, फिर यहाँ पे अभी ऊपर हम लोग पढ़े भी हैं, तो बीजापुर का शासक आदिल शाह क्या है, आदिल शाह बीजापुर का शासक है। ये एक योग्य शासक था, इसने एक पुस्तक का निर्माण किया है जिसका नाम है किताबे नौरस, किताबे नौरस। तो किताबे नौरस बुक किसकी है, तो ठीक है, किताबे नौरस पुस्तक होगी आपकी आदिल शाह द्वितीय की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आ गया है, कह रहा है वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित करिए, ठीक है, उसको मैच कराना है जो सही सुमेलित नहीं है। अब देख लेते हैं पहले भाई कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहां पे लिखा है बाज बहादुर, बाज बहादुर को मैच कराया मालवा से, यानी फिर से शासक को उसके क्षेत्र से मैच कराया है। कुतुब शाह को गोलकुंडा, अभी कुतुब मीनार से मैंने जस्ट तैयार कराया भैया, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैच्ड है, ये तो मैच्ड है भैया, इसमें तो दिक्कत नहीं है। आगे आइए, आगे देखेंगे फिर अभी यहाँ पे क्या करा है, यूसुफ आदिल शाह को अहमदनगर से मैच करा रहा है। जस्ट इसके पहले अभी हमने आदिल शाह के बारे में देखा है, तो वो बीजापुर से संबंधित है। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन देखा है, आदिल शाह का संबंध किससे है, आदिल शाह बीजापुर के शासक है, बीजापुर के शासक है, ठीक। तो यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। जस्ट ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था जो कि पीवाईक्यूज में आ गया था। अब जो बच्चे हैं उनको तैयार कर जाओ। सुल्तान मुजफ्फर शाह, ठीक है, ध्यान देना है, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे बाज बहादुर है, बाज बहादुर मालवा हो गए। ऊपर के जो 2 ऑप्शंस ऐसे थे जो हम लोग नहीं मिलाए थे, वो दिमाग रखना, एक हमने आदिल शाह को नहीं मैच कराया था, एक हमने निजाम शाह को नहीं मैच कराया था। ये 4 ऑप्शंस के नोट्स बना के कहीं मैच कर लो। अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या किया है, कुछ डायनेस्टीज लिखी गई हैं और उनके कैपिटल्स लिखा गया है। कह रहा है कि कौन सा एक सुमेलित है, कौन सा एक मैच्ड है, वो बताना है आपको। अच्छा, अभी जब हम लोग संगम डायनेस्टी पढ़ते हैं तो संगम डायनेस्टी में चोल, चेर, पांड्य, इन सब के बारे में पढ़ा है। हमको पता है कि जो 3 संगम हुए हैं वो भी पांड्यों के संरक्षण में मदुरई में हुए हैं। तीनों मदुरई में हुए हैं या कोई एक मदुरई से बाहर हुआ है? अब चाहो तो इसको भी कमेंट कर देना। एक काम करो, आपको तीनों संगम की अध्यक्षता किसने की, उनकी अध्यक्षों का नाम कमेंट करो, ठीक है, और कहां हुआ, लोकेशन वो कमेंट कर दो। ये ऑलरेडी हम लोग किए हैं। तो भैया पांड्यों की राजधानी क्या थी, मदुरई या मदुरा तो थी, ये तो सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। बात ये नहीं कि केवल पांड्य ही सुमेलित है। अभी आप देखोगे होयसलों की राजधानी द्वार समुद्रम थी। होयसल, आपके द्वार समुद्रम कहां पड़ता है, आपका कर्नाटक वाले बेल्ट में पड़ता है। आज के कर्नाटक में आपको द्वार समुद्रम देखने को मिलेगा। तो द्वार समुद्रम होयसलों की राजधानी थी, ठीक है। मैच तो आपका बी भी है। तो यहां पे इनसे गलती से भैया 2 ऑप्शंस मैच करा दिए गए हैं, बी और डी दोनों, ठीक है, बी और डी दोनों मैच करा गया है। अब आते हम लोग यहाँ पे यादव, देखो यहाँ पे काकतीयों की जो राजधानी थी वो वारंगल थी। काकतीय डायनेस्टी की जो राजधानी थी वारंगल थी। ये आपकी तेलंगाना वाले बेल्ट में पड़ता है, ठीक है। काकतीयों की वारंगल, यादव की जानना है देवगिरी। यादव वंश की जो कैपिटल थी वो देवगिरी थी। यादव वंश की कैपिटल क्या थी, देवगिरी थी। अब यहाँ पे हम लोग फिर से आते हैं, देखते हैं। अभी हमने देखा देवगिरी किसकी है, यादव डायनेस्टी की कैपिटल है, यही तुरंत लिख जाओ। वारंगल किसका,
काकतीय का, मदुरई पांड्यों का, होशल बताओ, होशल को बताएगा? होशल चलो आप में से बता दो कोई, ठीक है, होशल आप बता दीजिए, ठीक, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, अब इसके वास्ते तो बता ही देना है। अब आते हैं, देखो देवगिरी जो ये यादव डायनेस्टी जो देवगिरी की थी, ठीक है, तो देवगिरी के जो शासक थे, ध्यान देना है, रामचंद्र देव थे, ध्यान देना है, इसके शासक का नाम क्या था? यहाँ पे पहली बात क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा बताना है। देखो देवगिरी के शंकर देव और रामचंद्र देव, ये दोनों जो देव है ना, ये दोनों देवगिरी के शासक है। अब यहीं से देखो मैच कराने के लिए सोचना था, यहाँ पे देखो देवगिरी राजधानी थी, तो चूंकि देवगिरी राजधानी थी इसके लिए ये लोग अपने नाम में लास्ट में क्या लगाते थे? देव लगाते थे। आप यहां से भी सोच के इसको एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो पहली बात, तो यानी ऑप्शन कौन सा गलत है वो तो आपको तुरंत मिल गया, वारंगल, वारंगल गलत है। अब देखो अब हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का अभियान पढ़ते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? देवगिरी अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का हम लोग देवगिरी अभियान पढ़ते हैं, देवगिरी अभियान पढ़ते हैं। अब सोचो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? देवगिरी अभियान किया। जब देवगिरी अभियान करता तो वहां का शासक कौन था? रामचंद्र देव ही था। अगर आप अलाउद्दीन खिलजी का ये अभियान भी पता रहता तो भी हम लोग इसके आंसर को सही करते। यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है, जब रामचंद्र देव की मृत्यु होती है तो उसके बाद से आते हैं शंकर देव, उनकी जगह उनके पुत्र थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कह रहा है होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो देखो होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्रम, तो जाहिर सी बात है अभी हम लोग क्या करते हैं कि इलाहाबाद का नाम क्या किए? प्रयागराज कर दिया, यानी उसकी जो प्राचीन संस्कृति है वो लौटाने की कोशिश की है। तो भैया यही हाल हुआ है, द्वार समुद्रम का नाम बदला गया तो इसी होयसलों से मैच कराता हुआ, तो हलेबीड, ठीक है, देखना हलेबीड याद करने का सिंपल तरीका हलेबीड, ठीक है। अब देखना होयसलों में मतलब देखोगे कि यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो जाहिर सी बात है वो द्वार समुद्रम या हलेबीड, वर्तमान में कहाँ? कर्नाटक, वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, ठीक। अब फिर यहाँ पे क्या है? फिर यहाँ पे डायनेस्टीज दे दिया है, यहाँ कैपिटल दे दिया है, मैच करा दो। अब ये तो वापस नहीं बताऊंगा, ये ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं, तो वहीं से आपका आंसर ठीक हो जाएगा इसका, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ आर्किटेक्चर्स का नाम लिखा है और उसके लोकेशन का नाम लिखा है, बोला कि कहाँ पे स्थित है। तो लाल दरवाजा आपका जौनपुर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, ये इंपॉर्टेंट है, तैयार कर जाओ। जौनपुर के बारे में जब आपको लिखना होगा तो जौनपुर के आर्किटेक्चर्स के बारे में कभी लिखना हो तो आप लाल दरवाजा मस्जिद के बारे में लिख सकते हो, क्लियर बात। दाखिल दरवाजा कहाँ पे है? अब देखो दो मस्जिद लिखा था, दो दरवाजा, तो दरवाजा का नाम क्या है? पे दाखिल दरवाजा है, एक तीन दरवाजा है, तो दाखिल दरवाजा, ठीक है, गौड़ बेल्ट में स्थित है, तीन दरवाजा अहमदाबाद में स्थित है, ये याद करना है, ठीक है। और ये जो अदीना मस्जिद मांडू लिखा ना, ये मांडू में स्थित है, ये पांडु में स्थित है, ध्यान देना, पांडुआ एक्चुअली इसका नाम है, पांडुआ, पांडु या पांडुआ, वेस्ट बंगाल में है ये, पांडुआ आपका वेस्ट बंगाल में। तो अदीना मस्जिद आपकी पांडुआ में स्थित है, ना कि मांडू में, ठीक है। पांडु या मांडू ऐसे दिमाग में रखना कि मांडू में नहीं, पांडु में स्थित है, ठीक है। तो पांडुआ कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। कल को आपको पूछ सकता है अदीना मस्जिद किस राज्य में स्थित है, तो वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। लाल दरवाजा मस्जिद यूपी जौनपुर में स्थित है, ठीक है। दाखिल दरवाजा गौड़ क्षेत्र बताओ कहाँ पे पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं, फिर यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर्स यानी कुछ मोन्यूमेंट्स, कुछ स्मारक का नाम लिखा है और यहाँ पे उसके जो निर्माता हैं उनका नाम लिखा है, मैच कराना है। अटाला देवी मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल, अदीना मस्जिद, पांडुआ। फिर देखो यहाँ पे अदीना मस्जिद पांडुआ लिख दिया है। अब एक चीज़ समझो, अभी हमने क्या किया है, एक ऊपर दो मस्जिद का नाम हमने ऊपर पाए हैं, अदीना मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद। अदीना मस्जिद पांडुआ में स्थित है, लाल दरवाजा जौनपुर। अब फिर इसका भी लोकेशन दिमाग में रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अटाला देवी मस्जिद, ठीक है, अटाला देवी मस्जिद। नॉर्मली अटाला जो टर्म्स आप लोग पाते हो, ठीक है, अटाला मस्जिद, वो कहाँ पाते हो? वो मस्जिद पाते हो सरकी डायनेस्टी जौनपुर, ठीक है, सरकी डायनेस्टी जौनपुर, अटाला मस्जिद याद करो। तो यहाँ पे सरकी देखो एक ही जगह लिखा हुआ है, इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी के समय में हमने पढ़ा कि जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाने लगा था, क्योंकि एजुकेशन में और आर्ट के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ था। सरकी आर्ट या दिमाग में रखो आप लोग, सरकी आर्ट। तो
ए का क्या हो गया, ए का तो आपका 2 हो गया, ए का जैसे 2 मैच कराओगे 2 ऑप्शंस आपके तुरंत कट गए, 2 ऑप्शंस बचे आपके स्क्रीन पे। अब देखो नेक्स्ट आपका क्या है, छोटा सोना मस्जिद देना है और कदम रसूल देना है। तो जो छोटा सोना मस्जिद आपका है वो आपका क्या है, यहाँ पे देखेंगे वली मोहम्मद का है, ठीक है। हाँ ठीक, यहाँ पे ये याद कर जाना आप लोग। चलो यहाँ से आते हैं सीधा याद कर लेते हैं, ठीक। अदीना मस्जिद तो सिकंदर शाह का है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है। अटाला मस्जिद जौनपुर हो गया, जौनपुर। ये 2 सिंपल था तो इसको दिमाग में पहले रख लेते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े थे, ठीक है। बचा तो 2 है ना, वो याद कर लेना आप लोग भी। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद के द्वारा इसको निर्माण किया गया था। कदम रसूल नुसरत शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जस्ट मुझे एक फैक्ट अभी दिमाग में आ गया है, हमको पता है कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वहाँ पे इसके पहले बाबरी मस्जिद था। अब तो कि बाबरी मस्जिद के जो आर्किटेक्टर था उसका क्या नाम था, मतलब जो वास्तुकार था उसका नाम क्या था, ये एक बार यूपी पीसीएस ने अपने प्रीलिम्स में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद के वास्तुकार का नाम आप लोग चाहो तो कमेंट करो यहाँ पे, बाबरी मस्जिद के वास्तुकार का नाम। एक तो ये आप लोग कमेंट करो, पहला कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एक करेंट अफेयर से क्वेश्चन बताओ कि जो अभी राम जी की जो मूर्ति आई है सामने, ठीक है, तो श्री राम जी की जो मूर्ति आई है उसके वास्तुकार का नाम बताओ, इनके वास्तुकार का नाम बताओ। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये दिमाग में आपको रखनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। तो कदम रसूल नुसरत शाह का है और छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद के द्वारा बनाया गया था। अच्छा पोलीगार, आपको अगर पोलीगार नहीं याद होगा कि भाई पोलीगार कौन थे, अगर अभी हनुमान मूवी आई थी, हनुमान मूवी आपने देखा होगा तो उसमें पोलीगार दिखाए गए हैं, ठीक है, ठीक है। अब वो कहती है ना हीरोइन की अब पोलीगारों का समय खत्म हो गया, तो पोलीगार क्या करते थे, रेवेन्यू लेते थे। क्यों, वो कहती है कि अब न गुंडा है, न माफिया है, न चोर है, न डकैत है, क्या काम है पोलीगारों का। तो यानी ये साधारण जमींदार होते थे, तो साधारण जमींदार तो नहीं होते थे, उसका स्टेटमेंट याद करो। महाजन होते थे, नहीं। धनी व्यापारी होते थे, नहीं। क्षेत्रीय प्रशासकीय एवं सैन्य नियंत्रक का काम था, क्षेत्रीय प्रशासक थे, इनका काम था क्षेत्र को चोरों डकैतों इन लोग से बचाना, ठीक। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, हनुमान मूवी से आप इसको डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। एक किसी तरह से मूवी से और भी क्वेश्चन आता है, वो वाटरप्रूफ जैकेट वाला, वो अजय देवगन आता नहीं है, वो कहता है कि साहब ये पता नहीं कौन सा कैसा कपड़ा है, इसमें सुई भी नहीं चुभ रही है, मतलब टूट जा रही है, तो उल्टा कहता है केवलार, केवलार का बना। पहले ये यूएस से अमेरिकी सेना यूज करती थी, आजकल टेररिस्ट यूज करने लगे, ठीक है। तो वो बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो नॉर्मली 2 चीज़ों से बनी होती है, एक केवलार हो गया और एक बताओ दूसरा क्या है। यूपी पीसीएस ने इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कभी कभी मूवी से क्वेश्चन आ जाता है तो दिमाग में रखना है। अब इसका मतलब ये नहीं मूवी देखना स्टार्ट कर देना होगा, कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स का नाम लिखा है, यहाँ पे उनके काम क्या वो लिखा है। अब देखना कितना थोड़ा सा बल देना है, सोचने पे काम करोगे ना, तो ऑफिसर्स का नाम आप नॉर्मली उनके काम से मैच करोगे। जैसे दो ऑफिसर्स का नाम देखो, यहाँ पे एक ऑफिसर का नाम है बलाधिप और यहाँ पे एक नाम का है सहसाधिपति। अब सोचो बल और साहस का काम क्या है, सोचो। चुंगी का संरक्षक करना, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी, ग्रामीण कर वसूल करने। अब तो ग्रामीण कर वसूली करने के लिए कोई भाई राजा का कोई आदमी चला जाए, ठीक है, दुबला पतला रहे चला जाए, देंगे ही देंगे टैक्स, हिम्मत नहीं, भाग के कहाँ जाओगे, बाउंड्री के अंदर हो, चौथा नंबर तो नहीं होगा। यानी डी का और सी का कभी 4 नहीं होगा, समझे मेरी बात ना भाई। नाम में क्या है साहस और नाम में क्या है बल। ग्रामीणों से कर लेने के लिए बल की जरूरत थोड़ी ना है भाई, आप एरिया में हमारे हो, राजा जिसकी नियुक्ति कर देगा भैया ये शख्स जो ग्रामीण कर लेगा उसको देना ही देना है, वो चाहे 15 ग्राम का इंसान रहे तो क्या होगा। यानी न सी का 4 होगा न डी का 4 होगा, काटो पहले सी को, न सी का 4 होगा तो यहाँ पे सी का 4 काट दो, यहाँ पे डी का 4 काट दो, 2 ऑप्शन तुरंत कट गए बस सोचने से। अब देखो अब क्या कह रहा है, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। अब या तो ए का 4 होगा या तो बी का 4 होगा, या तो ए का 4 होगा, ठीक है, और सॉरी हाँ, या तो ए का 4 होगा या तो आपके बी का 4 होगा। 4, चलो 4 से हमसे मतलब भी नहीं है तो 4 हम लोग छोड़ देते हैं, हमको 4 से 4 सोचना ही नहीं है। अब सोचो यहाँ पे सासादीप यानी सी नंबर पॉइंट पे है, सी नंबर पॉइंट में क्या होगा, सी नंबर पॉइंट में यहाँ पे 2 बचा है
और सी नंबर पॉइंट पे यहाँ पे एक बच्चा है, यानी या तो चोरी डकैती मुकदमे का अधिकारी होगा या चुंगी का संरक्षक होगा। देखो साहस का काम क्या है, चोर डकैत से, ठीक है, चोर डकैतों से चोरी डकैती के मुकदमे ये देखते थे, ये साहस का काम है। बट डकैतों से आपका सामना हो रहा है, चोरों से आपका सामना हो रहा है, ठीक, तो साहस का काम तो इनसे है कि इनसे निपटना। बलाधिप चुंगी क्या होता था, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब लोग जाते थे तो ये उनसे चुंगी टैक्स लिया जाता था। जो चुंगी का संरक्षक करने का काम क्या होगा, बलाधिप का होगा, ठीक है, वो उसका काम क्या था, बलाधिप का। तो मेरे कहने का मतलब देखो यहाँ पे था कि भैया कभी और कभी क्या ना कि आप 50% आंसर केवल सोच के काट सकते हो, ठीक है। अब इसका आंसर देखो, जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी है, बी सही है, यानी मैंने बताया भी कि सी का तो 2 होगा, सी का 2 शासनाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, और डी का 1 यहाँ पे हो गया, ठीक। यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कभी भी ऑफिसर्स और वो है तो थोड़ा सा ना लॉजिक पे जाना है, जो मार रहे हैं क्या लॉजिक मैच कर रहा है। नेक्स्ट हो, अब देखो होता क्या, भक्ति और सूफी आंदोलन निर्वाण की प्राप्ति के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी थी, ठीक है। अब भक्ति और सूफी आंदोलन की एंट्री होगी, ये कहीं ना कहीं दोनों ही धर्मों में हम लोग कहते थे एक सुधार की प्रक्रिया थी, ठीक है। भाई निर्वाण के लिए हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम मध्यम मार्गी बन के भी निर्वाण पा सकते हैं, हमको इस चीज़ के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ठीक। हम लोग देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। अब क्वेश्चन क्या रहा है, भक्ति आंदोलन नॉर्मली आप देखोगे 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच, 15वीं शताब्दी 15वीं से 16वीं के बीच में आपको देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट का प्रसार देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले ये जो भक्ति मूवमेंट फैलाया जाता है ये 2 लोगों के द्वारा, एक होते हैं अलवार संत और एक होते हैं नैनार संत, इनके द्वारा फैलाया जाता है। अब देखो इसमें से जो अलवार संत थे ये वैष्णव धर्मानुयायी थे, यानी भगवान विष्णु के फॉलोअर थे। खासतौर पे इस ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेगा श्री कृष्ण की पूजा काफ़ी ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, श्री कृष्ण की, ठीक। जो नयनार थे, नयन में 3, तो नयनार में 3 नयन किसके पास है, सर्वाधिक नयन किसके पास है, शंकर जी। तो ये शैव धर्म के फॉलोअर थे, ये क्या थे, ये शैव धर्म के फॉलोअर थे। आए पसंद में। तो अब देखो, अब यहाँ फिर होमवर्क लो, कुछ प्रमुख अलवार और नयनार संतों का नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आंसर क्या, पहले प्रसार किस कौन करते हैं, अलवार संतों के द्वारा क्या आता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे यहाँ पे, ठीक है, इसको आप लोग ट्रिक के तौर पे नोट कर लेना। पहले मैं आपको नोट कराता हूँ ट्रिक्स, फिर आते हैं यहाँ ऊपर नोट करा देता हूँ। इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अक्सर पेपर में आपका एक क्वेश्चन सही करा देगा, नॉर्मली ये क्वेश्चन आता ही आता है। देखो याद करना है जो ट्रिक, ठीक है, वो याद करो, SRMNV ये क्रम है, हर एक टर्म्स का एक मतलब है, ठीक है। अभी दिमाग में रखना, सब चीज पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से मैं नेक्स्ट लिख देता हूं, ठीक है, जैसे शंकराचार्य, ठीक है, रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और ये वल्लभाचार्य, ठीक है। तो ये क्रम हो गया इनका क्रम, ये इनका आने का भी क्रम है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इनके द्वारा जो दिए गए मत हैं उनसे इनको आप मैच कराओ। पहले तो ये ऑर्डर याद करना है, SRMNV ये ट्रिक याद कर लेना। अब देखो यहां पे दिमाग में रखना, अद्वैत पहले नंबर पे क्या है, अद्वैत है। अद्वैत के बाद क्या आता है, ठीक है, विशिष्टाद्वैत आता है, ठीक है। इसके बाद से आपका आता है द्वैताद्वैत, ठीक है। तो ये हो गया अद्वैत, यहाँ पे अद्वैत के बाद से आपका आता है विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। तो हो गया आपका विशिष्टाद्वैतवाद, यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, आपका हो गया विशिष्टाद्वैतवाद। फिर अगला आपका आता है इसी द्वैतवाद से निकल के द्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद के बाद से आता है द्वैताद्वैतवाद, और लास्ट में आपका आता है शुद्धाद्वैतवाद। एक बार देख लेते हैं सही मैच करा रहे कि नहीं देख रहे हैं। शुद्धाद्वैतवाद। अब देखो पहला क्या हो गया, एक बार पहले मैं इसको जूम करता हूं, एक बार हम लोग देख भी लेंगे ट्रिक सही है या नहीं है, ठीक है, मैच करा लेंगे, फिर इसको याद करना आप लोग। अब ये आप लोग पहले लाइन याद कर लिए, SRM
एनवी, एसआरएम एनवी, ये ट्रिक याद कर लें यहाँ पे। अभी जस्ट चूंकि क्या हो गया, अद्वैत हो गया, ठीक है। अद्वैत के बाद से आपका द्वैतवाद स्टार्ट होता है। 4 द्वैतवाद चलते हैं, एक तो विशिष्टाद्वैत पहले स्टार्ट होता है, विशिष्ट से स्टार्ट होता है पहले, उसके बाद से दूसरा जो क्या है द्वैतवाद है, तीसरा आपका अगला द्वैताद्वैतवाद है, फिर उसके बाद से शुद्धाद्वैतवाद है, ठीक है। तो ये क्रम ऐसे एक बार पांचों का याद रहे आपको। अब एक बार दिखाते हैं कि मैच करके यार कि सही ये मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। यानी आपको मत पूछेगा कि भाई शंकराचार्य, ठीक है, और एक एक चीज पहले क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे, तो रामानुजाचार्य का संबंध किससे है, आपके विशिष्टाद्वैतवाद से। एक बार देख लेते हैं, सॉरी हाँ, रामानुजाचार्य का जो संबंध है आपका वो विशिष्टाद्वैतवाद से है। अब एक बार देख लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, अब सटीक बैठ रहा है, यानी सही है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे देखो आर से रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य का संबंध आपका विशिष्टाद्वैतवाद से, तो इक्वेशन डायरेक्टली। अब एक क्वेश्चन देखो हर साल बन के आया है इस फॉर्मूले से। इसके बाद से अब आ गया यहाँ पे क्या है, शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, ठीक है। अब यहाँ ऊपर जाओ तो देखो शुद्ध अद्वैतवाद यहाँ पे लिखा है, तो शुद्ध अद्वैतवाद का संबंध किससे हो गया, वी से, वल्लभाचार्य से हो गया, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो द्वैतवाद का माधवाचार्य। आइए ऊपर, द्वैतवाद का माधवाचार्य, यहाँ पे देखिए द्वैतवाद एम से माधवाचार्य, तो क्रम मैच कर रहा है। ये आप लोग तैयार कर जाना, ये ट्रिक 2 मिनट टाइम भले लगे, याद कर जाना इसको, ठीक है। ये ट्रिक याद कर जाना, ठीक। ये मैं भी इसको जस्ट अभी रमन सर से सीखा हूं, तो इसलिए मुझे भी दिक्कत हुआ है स्टार्ट में, ठीक है। एक बार इसको तैयार कर जाना है। एसआरएम एनवी, अद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद, फिर द्वैतवाद, फिर द्वैताद्वैतवाद, फिर शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। ये ऐसे अरेंज कर जाना, एसआरएम एनवी। तो कभी भी क्वेश्चन में आ जाना पेपर में, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, ऐसे जल्दी से एसआरएम एनवी लिख लेना। अब मैच करना स्टार्ट करना, भाई अद्वैतवाद यहाँ पे क्या हो गया, फिर विशिष्टाद्वैत हो गए, फिर द्वैताद्वैत हो गए, फिर द्वैतवाद हो गया, फिर द्वैताद्वैतवाद हो गए, फिर शुद्धाद्वैतवाद हो गया। तो अब ये ट्रिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप इतना केवल तैयार करके तो देखो कितने क्वेश्चन लग जाएंगे। हर साल क्वेश्चन आए हैं, यूपीपीएससी मेंस 2005 में आया है, फिर यहाँ पे आओ, ये भी कभी क्वेश्चन रिसेंट में क्वेश्चन पूछा है, आया है 2022 के प्री में क्वेश्चन आया है, देखो 2022 के प्री में क्वेश्चन आया है। अब आओ यहाँ तक लग गया क्वेश्चन, अब हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे। 4-5 क्वेश्चनों का एक ट्रिक से लग गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया। कामरूप एक लोकेशन है, वहाँ पे वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया, तो देखो कामरूप जो लोकेशन है वो असम का लोकेशन है, ठीक है। असम राज्य में स्थित है कामरूप आपका। शंकर देव, आप देखोगे कि जो वैष्णव धर्म का प्रचार करते हैं असम में, वो शंकर देव के द्वारा असम में वैष्णव धर्म का प्रचार किया जाता है। तो इससे भी आप आंसर को समझ लोगे, शंकर देव, ठीक है। एक लोकेशन यहाँ पे अब दे देना कि असम और कूच बिहार, दे देना है असम और यहाँ पे देखो पेपर में क्वेश्चन बन के आया भी है नेक्स्ट, कि असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया, तो शंकर देव ने। ये इजिली आपको आंसर्स मिल जा रहा है। ये पेपर में क्वेश्चन शंकर देव का असम से मैच करा के कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, दिमाग में रखना है। अभी तो बेसिकली अभी जो यहाँ पे है वो तो मतलब 1-2 क्वेश्चन जो स्टेट ने पूछा हुआ है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, कह रहे भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, कब हुआ, तो वैदिक काल में क्यों होगा भैया, वैदिक काल से कोई संबंध ही नहीं है, काट दो। 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, ये बेसिकली जो आपकी 15वीं शताब्दी का दौर है, वहाँ पे इसका पुनर्जन्म होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, सीधा रट जाना है। अब हम बताते हैं, अब कुछ क्या है, आपको कुछ भक्ति संतों का नाम याद करना है। अब एक सेकेंड ट्रिक याद करो, सेकेंड ट्रिक, ठीक है। सेकेंड ट्रिक आपको याद करते हैं, वो दिमाग में रखना है। 1 सेकेंड बस टाइम देंगे। सेकेंड ट्रिक में एक जगह लिख के बैठा हूं, पहले वो वो कर लेते हैं। अच्छा, आप मुझसे कोई बताएगा क्या कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। ला होमवर्क देता हूं, आप लोग कर लो। रुद्र संप्रदाय, ठीक है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम, ये आप चाहो तो होमवर्क बता दो, ठीक है। नाम में मैं हिंट देता हूं, रुद्र है नाम में इनके, लेकिन जो इनके प्रवर्तक है उनके नाम में कहीं शिव नहीं है, विष्णु है, ठीक है। उनके नाम में क्या है, विष्णु है। पूरा नाम इनका आप चाहो तो विष्णु, यहाँ पे ऐसे डैश लगा देता हूँ, भर देना, ठीक है। आते हम लोग नेक्स्ट सेकंड ट्रिक पे। एक ट्रिक याद करना, एन के जी, ठीक है, CMT, NKG CMT, ये ट्रिक याद करना। अब ये ट्रिक्स बताते हैं, ये
भी पेपर में एक क्वेश्चन जो सबसे टफ क्वेश्चन वाला था ना वो सही कराता है। ऊपर तक हमने देख लिया है। अब देखो एन के ये ऑर्डर है, ये कुछ भक्ति संतों के इस धरती पे आने का ऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें एन का मतलब क्या हो गया, जानना है, ठीक है। एन के जी यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे एन से नानक नहीं समझ रहा, यहाँ पे गुरु नानक देव यहाँ पे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ठीक। यहाँ पे एन का मतलब ध्यान देना, यहाँ पे देखो। अब पहले क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए हैं। एक तो क्या है कि कुछ बेसिक जिन संतों का संबंध उत्तर प्रदेश की किसी खास जगह से है, जैसे अब मैं कह रहा कि जन्म बता रहा है कि भैया कि किस संत का जन्म कहाँ पे हुआ है, मध्ययुगीन भारत में किसका जन्म प्रयागराज में हुआ है। तो प्रयागराज में रामानंद जी का जन्म हुआ है। तुलसीदास का जन्म हमको पता है कहाँ पे, बांदा में हुआ था। तुलसीदास का जन्म बांदा या चित्रकूट जो भी कह लो, ठीक है। ये अभी आरओ में जस्ट पूछ के आ दिया है, इनका जन्म चित्रकूट में हो गया, इनका जन्म क्या हो गया, प्रयागराज में हो गया, प्रयागराज में हुआ। रैदास का जन्म क्या हो गया, वाराणसी में जन्म हो गया। इसी तरीके से आपका रामानंद का पूछ दे तो रामानंद का भी जन्म कहाँ हुआ है, रामानंद का भी जन्म आपका प्रयागराज में ही हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ दे तो एक तो अब देखो यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित संतों का सही क्रम है कबीर, गुरु नानक देव, चैतन्य, मीराबाई, ठीक है। इनका सही क्रम क्या है पूछा हुआ है आने का। आगे क्या कर रहा है, इनके बारे में कोई एक स्टेटमेंट दिया है, फिर आगे क्या कर रहा है, कालानुक्रम अरेंज करिए, कबीर, नामदेव, मीराबाई, नानक का। आइए नेक्स्ट, कबीर के, ठीक है। आगे आपको कई ऐसे क्वेश्चन लगाए हैं, मीराबाई की समकालीन किसकी समकालीन थी, ऐसे। तो जब समकालीन टाइप का क्वेश्चन आए, कालानुक्रम अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आए, या इस टाइप का क्वेश्चन आए मतलब कालानुक्रम बेस्ड, तो ये ट्रिक बहुत काम करेगा। देखो एन का मतलब नामदेव से संबंधित है। देखो एन का मतलब क्या है, एन का मतलब यहां पे नामदेव से संबंधित है। पहले मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड। एन का मतलब यहां पे नामदेव है। रुको, यहां पे एन, एन क्या है, एन यहां पे नामदेव है। के मीन्स यहां पे क्या है, कबीर है। जी मीन्स यहां पे क्या है, गुरु नानक देव है, गुरु नानक देव है। सी से यहां क्या है, चैतन्य प्रभु है। एम से यहां पे क्या है, मीराबाई है, ठीक है। अब टी से कौन होंगे, ठीक है, टी से कौन होंगे, सोचिए, टी से तुलसीदास, तुलसीदास। तो पहले इन लोग के आने का अगर कालानुक्रम पूछेगा तो आप इजीली उसको सही कर लोगे, इजीली उसको सही कर लोगे। क्लियर बात, ये इंपॉर्टेंट सी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आया समझे, एनकेजी सीएमटी। तो एक तो इनसे कालानुक्रम बेस्ड क्वेश्चन आप लोग सही कर लोगे। दूसरा समकालीन कैसे करता होता है, समकालीन। जैसे देखो मीराबाई के बारे में क्वेश्चन पूछते कि भाई कि मीराबाई निम्नलिखित में से किनकी समकालीन थी, तो मीराबाई यहां पे सी पहले चैतन्य की भी समकालीन है, और इधर टी तुलसीदास की भी समकालीन है, दोनों लोग की समकालीन है। नामदेव जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिमाग में रखना कि इनका ये इस्लाम से प्रभावित थे, निर्गुण संत थे ये, ठीक है। ये इस्लाम से इसलिए माना जाता है कि ये प्रभावित थे, सगुण संत नहीं थे, ये निर्गुण संत थे नामदेव जी। क्लियर बात, ये आप लोग दिमाग में रखना। तुलसीदास जी के बारे में समझ जाना, अकबर के से भी इनका संबंध है, अकबर के शासनकाल से भी संबंध है, और अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर, जहांगीर के भी शासनकाल में आप लोग तुलसीदास जी को देख लेते हैं। लेकिन कभी तुलसीदास जी ने इनकी दरबारी कभी नहीं बने, दरबारी संत कभी नहीं थे ये, ठीक, हाँ, दरबार की शोभा नहीं बढ़ाते थे ये। आगे से तो एक तो ट्रिक, और ये अब क्वेश्चंस कितने लगते हैं देख लो, आ जाओ भैया। ये 10वां नंबर क्वेश्चन लग जाएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट, 11वां नंबर क्वेश्चन अभी करते हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ठीक है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली रामानंद जी का था। रामानंद जी के शिष्य थे कबीर जी, जहां तक मैं समझ रहा हूं रामानंद जी के शिष्य क्या थे, कबीर जी थे। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं आप लोग बता देना। तो भैया इसी के लिए इन्हीं से सीखे हैं क्या, ठीक है, जाति न पूछो शादी की। तो ये एक बार ये बताना कि मैं स्टेटमेंट सही बोला हूं या नहीं बोला हूं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रामानंद जी के द्वारा दिया गया है, क्लियर अपने दिमाग में रखना है। अब आएंगे कालानुक्रम बेस्ड क्वेश्चन 12वां, आप लोग कर जाओगे। कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद जी, अभी ऊपर बोला हूं, सही कर लोगे। कबीर और धर्मदास, अब नेक्स्ट देखना, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन किसमें है। मैंने हमेशा बोला
कि कभी भी जो इजी टर्म्स है उसको मत सही करो, सबसे आसान वाला कभी भी आपका सही उत्तर नहीं होता है। देखना यहाँ पे साखी शब्द रमैनी हमको पता है, कबीर के जो बातें जो रचनाएं वो क्या है, वो साखी शब्द और रमैनी है। ठीक है, यहाँ पे एक बुक का नाम लिखा है अमर मूल। तो अमर मूल में क्या है, कबीर और धर्मदास जी के बीच जो कमेंट्स में जो संवाद हुए हैं उनको संकलित किया गया है किसमें, अमर मूल में। तो ये अमर मूल में बातें लिखी गई है। मीराबाई किसकी समकालीन थी, स्टार पॉइंट क्यों बनाया है, क्योंकि दो लोग की समकालीन थी यहाँ पे और दोनों का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आइए, कौन इस्लाम से प्रभावित था, नामदेव पहले बता दिया। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है, वैष्णव धर्मानुयायी थे, विशेषकर श्री कृष्ण की भक्ति में तन्मय थे। ठीक है, आते हैं, तुलसीदास किसके समकालीन थे, करवा दिया हूं। मलुकदास एक संत कवि थे, जानना है किस एरिया से, किस क्षेत्र के, तो मलुकदास का संबंध कड़ा से था, कड़ा से इनका संबंध था, मलुकदास जी का संबंध कड़ा से था। वर्तमान में कौशाम्बी जिला, अगर लोकेशन देखोगे कड़ा के जिस लोकेशन इनका संबंध था अब वो कौशाम्बी जिले से लगता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां नंबर। अब तक हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन के करीब में कर लिया है। ठीक है, अराउंड 40 क्वेश्चन हम लोगों ने करने 40 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे ध्रुवदास है, यहाँ पे नाभादास है, यहाँ पे रसखान है और यहाँ पे उस्मान है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पे रसखान की बुक का नाम यहाँ पे लिखा है रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया जो है ये केशव दास की बुक का नाम है, केशव दास की बुक का नाम क्या है, रसिक प्रिया है। इसी तरीके से एक बुक और आती है और उसका नाम है कवि प्रिया, कवि प्रिया भी केशव दास की बुक। तो प्रिया जो टर्म्स है वो केशव दास का है। ठीक है, ध्यान देना है। बाकी बुक्स जो ध्रुवदास है, तो ध्रुव से बड़ा भक्त कौन दिखेगा, तो इसी के लिए इनके नाम के आगे क्या, भगत एक अलग ही नाम अलग बन गया, तो भगत नामावली। ठीक है, तो ध्रुवदास को गई भगत नामावली। नाभादास का भक्तमाल। देखो यहाँ पे बोलोगे सर दोनों में भगत है, भाई ये इतने बड़े भगत थे, इतने बड़े भक्त थे कि आगे एक पूरा भगत लग गया, अलग से लग गया है। ठीक है, अब देखो तो ये हो गया नाभादास का भक्तमाल। ठीक है, और उस्मान की चित्रावली, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर जाना आप लोग को। अगला क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था। देखो वरकरी देखो वरकरी, जब आप टर्म्स वरकरी धरकरी आप सर्च करते हो तो वरकरी संप्रदाय के संत वैसे तो आपको नामदेव देखने को मिलते हैं, मैंने पहले ही बताया, ये निर्गुण संत है। ये क्या करते थे, ये घूम घूर के जो वरकरी में वो ठीक है, ये टर्म्स जो निकलता ना, ये उस टाइप के लोग होते थे क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के बीड़ा बताते थे और संदेश देते थे। मतलब ये उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एक कोई टर्म्स आता है जिसे आप देखोगे ना कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ठीक है प्रचार प्रसार करते हैं, ये उस टाइप के थे। ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ, एक सेकंड, मैंने इसको, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा बस आप। ठीक, हाँ देखो मैंने इसको जब आप गूगल करोगे तो आता है कि विट्ठल के भक्त जो होते थे, भगवान जो विट्ठल के भक्त होते थे उनको वरकरी कहते थे। ठीक है, और इसके फॉलोअर्स को वरकरी संप्रदाय कहते थे। वरकरी क्या ना कि वार वर्ष जो इसमें उसका मतलब यात्रा से संबंधित होता है, फेरा लगाने से संबंधित होता है। ठीक है, ये ठीक, तो इसका आंसर हो गया आपके नामदेव। ठीक है, इसका आंसर हो गया नामदेव। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, कितना क्वेश्चन अभी बचा है, बाप रे बाप ज़्यादा क्वेश्चन बचे, कोई नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अभी हमने जस्ट मतलब जब क्लास स्टार्ट हुई है वहीं से इसका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या करा कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेकों पुस्तकों का फारसी ट्रांसलेशन किया गया। देखो भारतीय पुस्तकों का फारसी ट्रांसलेशन हुआ है, चाहे वो रिलीजियस रही हो, इंफॉर्मेशन बेस्ड रही हो, दर्शन के बेस्ड रही हो, या ठीक है संगीत की बेस्ड रही हो। तो इसका पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन खूब है, क्योंकि मध्यकाल में जो पर्शियन था वो दरबारी भाषा हुआ करती थी। ठीक है, एक समय तो तुर्की दरबारी भाषा थी। अब तो ट्रांसलेशन तो हुआ है कई बार, हमने ऊपर ही हमने पढ़ा कि जैनुलाब्दीन भी क्या किया था, पर्शियन ट्रांसलेशन करवाया हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट आओ, कह रहा है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं क्या कहते हैं, समा। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है सेपरेटली पेपर में कि समा क्या है, तो
जो चिश्ती सूफी संत थे, जो आरंभिक चिश्ती सूफी संत थे, तो उनकी संगीत सभाओं को समा कहते थे। तो इसलिए कह रहा है कि ये समा के शौकीन थे चिश्ती संत। तो बिल्कुल सही बात है, चिश्ती संत भी क्या थे, भक्ति थे। तो भाई संगीत में गा गा के तो लोगों को सुनाएंगे, ठीक है, तो ये भी शौकीन थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये समा के शौकीन थे इसलिए नहीं पर्शियन ट्रांसलेशन किया गया है, ठीक है, इसलिए ये रीज़न नहीं है। रीजन क्या है भाई, उसको हम लोग सीख सकें, वो जानकारियाँ उस भाषा में भी उपलब्ध हो, ताकि उस भाषा को केवल जानने वाले लोगों को भी उसके बारे में पता चले। केवल सूफी संतों के लिए ट्रांसलेशन नहीं किए गए हैं। तो यानी कथन कारण की व्याख्या नहीं करता, स्टेटमेंट नंबर बी राइट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां से सूफी संत, हमको लग रहा है कि सूफी संत का टॉपिक चला है, सूफी संत हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे, अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। और अब देखो मैं बता देता हूं कि अगला मेरा प्लान क्या है। जो नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी इसमें सूफी संत के ऊपर अराउंड आपका चूंकि 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के करीब में है, ठीक है। स्टार्ट आपका होता है सूफी संत 23 नंबर क्वेश्चन से और 35 नंबर क्वेश्चन कुल इसमें है। तो 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन तो इसी में आपके 38 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन यहाँ पे बचे हैं, तो 17 क्वेश्चन सूफी का आज हो नहीं पाएगा, क्योंकि अराउंड 45 मिनट की क्लास 46 मिनट हो गई है। 5-7 मिनट की और भी क्लास लेते हैं, 1 घंटे के ऊपर की क्लास, और कोशिश करेंगे कि ना ही लिया जाए। इनिशियली थोड़ा ट्रिक में टाइम लग गया है, ठीक है। इसके बाद से आपका मुगल डायनेस्टी खत्म हो जाएगा। जब एक बार आपका एंशिएंट और मेडुअल, अब देखो इंडायरेक्टली एंशिएंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मेडुअल अपने आप में एक विषय है। जितना समय आपको लगेगा ना इन्वायरमेंट इकोलॉजी खत्म करने में, उतना अकेले एंशिएंट खत्म करने में लगता है, ठीक। तो उसमें धैर्य बना रखना है। जब एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न, ये आपका 3 खत्म हो जाएगा, उधर आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। फिर मैं एक कोई सब्जेक्ट ऐसा ज्योग्राफी या कुछ उठा लूँगा, रमन सर जो अल्टरनेटिव जो होगा वो उठा लेंगे। पूरा टारगेट है कि अगस्त क्लास तक आपकी मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट करा दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।